हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को डिफाइन किया था। वो राज्य जो ये हमें मौलिक अधिकार प्रदान कर रहा है, किस तरह से 4 कैटेगरियों के अंदर राज्य को परिभाषित किया। और उसके बाद में हमने आर्टिकल 13 के अंदर देखा था कि राज्य की वो सारी विधियां, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में, उन कानूनों को इलीगल घोषित किया जा सकता है, उनको इफेक्टलेस बनाया जा सकता है। तो ये दो प्रोविजन जो किए थे वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के अंदर संविधान के द्वारा किए गए थे। इसके बाद से जो अनुच्छेद शुरू होते हैं, अनुच्छेद 14 से लगाकर कंटिन्यूस, वो सारे मौलिक अधिकारों के बारे में है कि किस किस तरह के मौलिक अधिकार, क्या क्या मौलिक अधिकार संविधान ने भारत के नागरिकों को और विदेशियों को प्रदान किए गए हैं। अगर पहले ओवरव्यू करें, हम एक एक नजर डालें, तो हम बता सकते हैं कि आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट टू इक्वलिटी, जिसको हम समानता का अधिकार कहते हैं, वो समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी के तहत हमको दिया गया है। फिर दूसरा अगर बात करें आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक, तो हमें राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। थर्ड राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23, 24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो संविधान ने प्रत्येक नागरिक को प्रदान कर रखा है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक, तो वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, वो प्रदान कर रखा है। आर्टिकल 29 और 30, दो आर्टिकल्स के अंदर हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इन पांचों आर्टिकल्स, इन पांचों राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छठा राइट और हमको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 32 के अंदर, और वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर एक ओवरव्यू के रूप में देखें तो ये 6 मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। ये तो ओवरव्यू है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कि हमारे संविधान ने 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के बारे में बताए हैं, इसका मतलब क्या है, उनको बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें प्रदान किया है। तो इसीलिए हमें इन सब अधिकारों को डिटेल में समझना जरूरी है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो अधिकार जो कि हम आज की क्लास में अभी देखने जा रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। कहने को समानता का अधिकार बहुत छोटा सा वर्ड है। समानता का मतलब किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वल रखना, ये एक सामान्य अर्थ है समानता के अधिकार का, समानता के शब्द का। लेकिन जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में इस समानता के अधिकार को अलग अलग संदर्भों में हमारे सामने संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सब कंटेक्स्ट अलग अलग हैं, और वो कौन कौन से कंटेक्स्ट हैं, तो हम एक एक कंटेक्स्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 14 के अंदर एक प्रोविजन किया गया है, और आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा है, विधि यानी कि लॉ के समक्ष समता और विधि का संरक्षण। इक्वलिटी किसके सामने, लॉ के सामने। लॉ मतलब लॉ जो है वो सब पर इक्वल रहेगा, और प्रोटेक्शन जो है वो इक्वली मिलेगा लॉ के द्वारा। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समानता, समता, और विधि का संरक्षण। लेकिन अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो पहली बात क्या बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 14 के अनुसार जो विधि के शासन की बात कही है, मतलब कि विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है और कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा, ये जो विधि का शासन भारत में है, ये भारतीय संविधान का मूल तत्व है।
मतलब हम लोग कहते हैं ब्रिटेन के अंदर विधि के शासन को डाइसी ने क्लियर किया था। डाइसी एक विद्वान थे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को स्थापित किया था। और विधि के शासन का मतलब ही यही है कि देश के अंदर विधि अर्थात कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पद उस कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबको समान संरक्षण देगा, कानून सब पर बराबर रूप से लागू होगा। ये रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटेन के अंदर प्रचलित था, उसी का अंश भारत के अंदर भी एक्सेप्ट किया गया है। और वो क्या है जो अनुच्छेद 14 बताता है। और अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक भारत का विधि के लिए समान है, उस पर समान रूप से विधि अप्लाई होगी और हर व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको विधि प्रोटेक्ट कर रही है और कोई गरीब है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा नहीं। विधि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, यहाँ तक कि विदेशियों के ऊपर भी ये आर्टिकल अप्लाई होता है, तो उनको भी विधि का प्रोटेक्शन इक्वली प्रदान किया गया है। और ये जो विधि का शासन अनुच्छेद 14 के तहत हमारे यहाँ पर लागू है, इस विधि के शासन को किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट बना रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। तो ये पहला पक्ष जो अनुच्छेद 14 के बारे में हम बता सकते हैं। दूसरा अब इस विधि का मतलब और क्या है, तो दो चीजें जैसे मैंने अभी कहा था, राज्य द्वारा, देखो बार वापिस वो शब्द आया है राज्य। तो राज्य का मतलब क्या है, जो चार अर्थ अभी हमने देखे थे कि केंद्र की सरकार, केंद्र की विधानमंडल और कार्यपालिका, प्रांत के विधानमंडल और कार्यपालिका, लोकल गवर्नेंस, और चौथा कोई भी प्राधिकरण जो राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है, वो सब राज्य की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उनके द्वारा, यानी कि इस राज्य के द्वारा भारत की टेरिटरी के अंदर, यहाँ फिर एक ध्यान रखना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय क्षेत्र के अंदर राज्य के द्वारा विधि के समक्ष सभी समान समझे जाएंगे, मतलब सभी के ऊपर विधि इक्वली अप्लाई होगी। और दूसरी बात, भारत की टेरिटरी में विधि, जो भारत की विधि है, उसके द्वारा सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये विधि के शासन के तहत जो समता है और जो संरक्षण है, जो टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आर्टिकल 14 अपनी बात करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि दो शब्द इस पूरे अनुच्छेद 14 के अंदर है। अगर हम इसको पूरे आर्टिकल 14 को डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता या समता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने लिए कहां से है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समानता का, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। ब्रिटेन के अंदर विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, वहां पर सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो या कॉमन मैन हो, सभी विधि यानी कि लॉ के आगे इक्वल हैं। तो हमने भी जो विधि की समता का विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर लिया है। अमेरिका के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लॉ जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करेगा सभी को, विधि का समान संरक्षण सभी को दिया जाएगा। तो आर्टिकल 14 के अंदर जो विधि के संरक्षण की बात की गई है, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। तो ये एक और अगला पक्ष इसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद बताए हैं। एक्सेप्शन या अपवाद का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकता है। अभी हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है, मतलब एक राजा जो व्यवहार करेगा और एक आम आदमी जो व्यवहार करेगा, सभी कानून के समक्ष समान है। राजा अगर अपराध करता है, यहाँ भाई राजा तो अभी हमारे यहाँ है नहीं, हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी बड़ा पद है, एक कॉमन व्यक्ति आम पद है। तो हिसाब से होना क्या चाहिए कि सभी कानून के समक्ष समान है और कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, कानून सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ये तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। लेकिन संविधान में कुछ अपवाद बताए गए हैं, और वो अपवाद क्या है, जैसे हमारे यहाँ दो संवैधानिक प्रधान हैं, एक केंद्र के अंदर राष्ट्रपति है और राज्यों के अंदर हमारे यहाँ राज्यपाल को प्रधान बनाया गया है, संवैधानिक प्रधान। तो अपने पद पर रहते हुए, मेरी लैंग्वेज सुनना, अपने पद पर रहते हुए अगर केंद्र में राष्ट्रपति और अगर राज्यों के अंदर राज्यपाल कोई काम कर रहा है अपने पद से जुड़े हुए, तो उस काम के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता, कानून के द्वारा भी उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। ये उसको एक्सेप्शंस
रखे गए हैं। ये प्रिविलेज है राष्ट्रपति और राज्यपाल का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अपवाद तो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके काम के लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता, उनके काम के लिए उनके ऊपर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, और जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक उनके उनके काम को लेकर अगर कोई उनका मिसयूज भी हुआ है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर एक कॉमन मैन अगर कोई अपराध करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि कानून का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति पर ऐसे कोई एलिगेशन लगते हैं, कोई आरोप लगते हैं, तो जब तक वो पद पर हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये एक एक्सेप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर, जो विधि के संरक्षण के से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपवाद की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अगर संसद जो कि हमारे यहाँ की केंद्र की विधायिकाएं हैं और राज्यों के विधानमंडल, उसके अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा फैक्ट आया है जो बिल्कुल सही है, तो उसको पब्लिक डोमेन में कोई भी व्यक्ति ला सकता है। मैं भी ला सकता हूं, आप भी ला सकते हो, कोई भी ला सकते हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ला सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ला सकते हो। अगर पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो भी वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है, वो क्राइम की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर जो सांसद हैं, उन सांसदों के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जो असेंबली के अंदर जो एमएलएज हैं, अगर वो सदन के अंदर कोई वक्तव्य देते हैं तो उस वक्तव्य के लिए उनको सदन के बाहर गवाही देने के लिए या अपनी बात को दोहराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक एक्सेप्शंस आते हैं। अगर कोई विदेशी मेहमान, कोई विदेशी कार्यपालिका प्रधान या कोई विदेशी राजदूत, एम्बेसडर हमारे यहाँ आता है, तब भी उसके ऊपर ये जो आर्टिकल 14 है वो अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कार्यकर्ताओं पर, उसके पदाधिकारियों पर भी ये आर्टिकल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन की कैटेगरी जो संविधान ने बताई है कि विधि का समान संरक्षण सभी को मिलेगा और विधि के समक्ष सभी समान तो होंगे, लेकिन ये अपवाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 14 में बताए हैं वो भी बराबर बने रहेंगे। तो ये आर्टिकल 14 जो हम बता सकते हैं समानता के अधिकार के तहत। फिर हम दूसरी बात करते हैं आर्टिकल 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कुछ सर्टेन बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है। कुछ निश्चित आधारों पर विभेद, विभेद का मतलब असमानता को प्रतिबंधित या उनका निषेध किया गया है आर्टिकल 14 के तहत। अब इसमें क्या है, देखो आपको, आपके सामने एक बुलेट दिख रहा होगा जिसमें मैंने दो रेड कलर में दो वर्ड लिखे हुए हैं। पहले मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं कि राज्य के द्वारा केवल इन आधारों पर विभेद नहीं होगा। विभेद का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा इन आधारों पर। इन आधारों पर मतलब कौन से आधार? जो आर्टिकल 15 के अंदर बताए गए हैं। 5 आधार बताए गए हैं। सबसे पहला रिलीजन। भारत के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, बहुत सारे धर्म के धर्मावलंबी रहते हैं। तो धर्म के आधार पर राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये पहली बात जो बताई गई है। दूसरी बात, वंश, मूल वंश, जिसको हम रेशियल कहते हैं, नृजातीय एक दूसरा शब्द और यूज किया जा सकता है कि ये इस जाति का है। जाति अलग बात कर रहे हैं, हम प्रजाति की बात कर रहे हैं। ये उस प्रजाति का है, ये उस प्रजाति का है। जैसे आपको पता हो हिटलर ने क्या कहा था जर्मनी वासियों को कि हम आर्य जाति के लोग हैं और आर्य जाति पूरे विश्व पर शासन करने के लिए पैदा हुई है। तो आर्य एक रेस, एक प्रजाति है। तो इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो गोरा काला, कि गोरे लोग ज्यादा अच्छे हैं, काले लोग ज्यादा अच्छे हैं, या काले लोग खराब है, गोरे लोग खराब हैं। तो ये जो नृजातीय आधार है, मूल वंश के आधार पर, इसको लेकर भी राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी कास्ट है। रिलीजन तो है ही, लेकिन रिलीजन के साथ साथ कास्ट सिस्टम भी है। जैसे अगर हम हिंदू समाज में बात करें तो हिंदुओं में हम ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण में हम क्षत्रिय भी हैं, क्षत्रिय के साथ शुद्ध वैश्य भी हैं, वैश्य के साथ शूद्र भी हैं। तो ये तो हुआ एक बड़ी बड़ी कैटेगरी। लेकिन अगर हम ब्राह्मणों में भी बात करें तो ब्राह्मणों में कोई पालीवाल है, कोई खंडेलवाल है, कोई नागदा है। राजपूतों में बात करें तो कोई परिहार है, कोई चौहान है, कोई राठौड़ है। तो इस प्रकार से जो जाति व्यवस्थाएं हैं, उस जाति के आधार पर भी राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह
राज्य जेंडर के बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। दो मोटी कैटेगरियां होती है, मेल और फीमेल, तो राज्य जेंडर के बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और पांचवी बात, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान के आधार पर भी, कि इसका जन्म तो फला जगह पर हुआ है इसलिए इसको विशेष राइट्स दिए जाएंगे, और इसका जन्म फला जगह पर हुआ है तो इसको ये राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये 5 आधार आप लोग माइंड में रखें। ये 5 आधार आर्टिकल 15 में बताए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए अब आप देखो, एक वर्ड मैंने रेड अक्षर में लिख रखा है, केवल। इसके अलावा राज्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन आधारों पर व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य भेदभाव करेगा। मैंने अभी कहा ना कि इनके अलावा राज्य भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई नौकरी, जिससे सपोज करो टीचर की पोस्ट पर किसी को अपॉइंट करना है ना, तो टीचर की पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई 10वीं पास व्यक्ति है और अगर कोई बीएड, जो कि टीचर के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो उस आधार पर तो उसको कहा ही जाएगा कि नहीं, हम 10वीं पास व्यक्ति को टीचर नहीं बनाएंगे। इसको कुछ लोग भेदभाव कह सकते हैं, भेदभाव नहीं है, ये क्राइटेरिया है, ये योग्यता है, मापदंड है। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, ये जो सर्टेन बेसिस, कुछ 5 आधार जो बताए हैं, इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर क्या क्या नहीं करेगा राज्य, तो आप देख सकते हो, राज्य शॉप्स, दुकानों में, जो पब्लिक होटल्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, और जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जैसे मेले हुए, जैसे थिएटर हुए, वहां पर किसी को भी प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। किस आधार पर? ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य के द्वारा इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? राज्य को दी है कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और अगली जो येलो कैटेगरी में, आपको येलो कलर में जो लिख रखा है, उसको आप देखो कि जो पब्लिक यूजेस की चीजें हैं, जैसे जो पब्लिक वेल होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, स्नान घाट होते हैं, इस पर भी इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता। कौन नहीं रोक सकता? ना तो कोई राज्य ना तो राज्य रोक सकता है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, इंडिविजुअल, इसको रोक सकता है। तो आप देख सकते हो, ये 2 अलग अलग कलर में 2 चीजें मैंने लिख रखी हैं। पहली कैटेगरी जो केवल राज्य के ऊपर अप्लाई हो रही है, और दूसरी कैटेगरी जो राज्य और व्यक्ति दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इस आधार पर क्या कहा गया है कि आर्टिकल 15 में राज्य कुछ आधारों को छोड़कर मतलब कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, बाकी कुछ वो योग्यताएं डिसाइड कर सकता है। लेकिन अब इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी एक एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अभी हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 15 के अंदर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन संविधान एक और प्रोविजन करता है कि वुमेन्स, जेंडर के आधार पर महिलाएं, जो भारतीय समाज में बहुत पिछड़ी रही हैं, अगर हम सोशल बैकग्राउंड इंडिया का देखें, हमारी हिस्ट्री देखें सोसाइटी की, तो हम क्या कहते हैं कि महिलाएं जो है वो हमेशा बैकवर्ड रही, पर्दे के पीछे उनको रखा गया है, तो वो फ्रंट लाइन में नहीं आ पाई है। इसी प्रकार से कुछ कास्ट हैं जो भी, जिनको भी डिप्राइव्ड कास्ट कहा गया है। एक लंबे समय तक समाज में कुछ जातियां डोमिनेंट रही और कुछ जातियों का शोषण होता रहा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो वुमेन्स के लिए और सोशल और एजुकेशन के रूप पर जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। आप यहां ध्यान रखो, आर्टिकल 15 में विभेद या असमानता का विरोध किया है, निषेध किया है, असमानता को प्रतिबंधित किया है, लेकिन फिर भी कुछ पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, नौकरियों में भी रिजर्वेशन है, एजुकेशन के अंदर भी रिजर्वेशन है, चुनाव के अंदर भी सीटों का रिजर्वेशन है। तो ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो क्यों है? क्योंकि ये वर्ग, महिलाएं हुई या सामाजिक और शैक्षिक रूप से ये जो पिछड़े वर्ग हैं, ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं रहे हैं, मुख्य धारा का हिस्सा नहीं रहे। इसीलिए मुख्य धारा में लाने के लिए इनके साथ ये विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किए गए हैं। तो इन अपवादों को छोड़कर, जो कि राज्य के द्वारा किए गए हैं, इन अपवादों को छोड़कर राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव
नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 के तहत बताया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 16, एक वर्ड लिखा गया है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? रोजगार, या जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक सेवाएं। आप लोग अपनी सरल भाषा में कह सकते हो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मतलब वो रोजगार जो राज्य और राज्य की संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, इसको लोक नियोजन कहा जाता है। तो इसे लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में भी कौन सी आर्टिकल 16 क्या कहता है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, वंश, लिंग, किसी भी आधार पर, यहां आप ध्यान रखना, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 16 के अनुसार। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 16 के द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक कुछ विशेष बातें और इस अनुच्छेद में संविधान बताता है कि अगर राज्य चाहे तो वो कोई आवश्यक योग्यता तय कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि शिक्षक बनने के लिए एक योग्यता तय की गई है। एक निरक्षर व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता, एक 10वीं पास व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन अगर एक ग्रेजुएट व्यक्ति जिसने बीएड का कोर्स कर रखा है, तो ये मापदंड जो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है उसके आधार पर हर व्यक्ति जो योग्यताधारी है, जिसने बीएड कर रखा है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो शिक्षक बन सकता है। तो हर पद की, लोक नियोजन में जितने भी पद हैं, उन पदों की योग्यता राज्य के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कलेक्टर कौन बनेगा, तो कलेक्टर की योग्यताएं क्या है? वो व्यक्ति जो सिविल सर्विसेज क्लियर कर चुका है और उसमें टॉप ऑर्डर पर आ चुका है, ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट के रूप में कलेक्टर बनने का अधिकार है। इसी तरह से अगर किसी ने आईपीएस क्लियर कर लिया है तो वो पुलिस सर्विस में जाने का अधिकार रखता है। तो राज्य जो है वो योग्यताओं को तय करने का अधिकार रखता है लोक नियोजन में अवसर की समानता के अधिकार के तहत। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि संसद जो है वो रोजगार के लिए निवास की शर्त को तय कर सकती है। देखो पर्टिकुलर, जैसे अभी आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, आर्टिकल 370 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, है ना, संपत्ति को खरीद नहीं सकता था। ये एक विशेष राज्य के दर्जे के रूप में ये प्रावधान था। उसी तरह से अगर राज्य चाहे तो किसी विशेष लोक नियोजन या किसी विशेष नौकरी के लिए ये तय कर सकता है कि फला पोस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर राज्य का निवासी होना ही जरूरी है। अभी हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जहां पर इस प्रकार का प्रावधान है, बाकी ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूं, राजस्थान का निवासी अगर बिहार में नौकरी करना चाहूं, किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर अप्लाई करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। तमिलनाडु का व्यक्ति यदि दिल्ली के अंदर किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अगर किसी कोई पोस्ट ऐसी है जिस पर इस प्रकार की योग्यता जरूरी है, तो संसदीय कानून के द्वारा ऐसी योग्यता का निर्धारण, निवास की शर्त, यानी कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पर्टिकुलर एरिया का निवासी होना जरूरी है, ऐसी शर्त संसदीय कानून के द्वारा तय की जा सकती है। ये एक और अगला प्रावधान। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता तो है। हर व्यक्ति जो चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वंश, रंग, लिंग, क्षेत्र का हो, उसको रोजगार के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन राज्य रिजर्वेशन के माध्यम से बैकवर्ड लोगों के लिए सीटें रिजर्व कर सकता है, जो कि आपको पता है हमारे स्टेट के अंदर अभी ऐसा किया जा चुका है कि हर पब्लिक डोमेन की जितनी भी जो पोस्टें हैं, जितनी भी सरकारी लोक नियोजन के पद हैं, उनमें कुछ स्थान महिलाओं के लिए या कुछ स्थान हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। तो ये इसलिए ताकि वो कैटेगरियां भी मेन स्ट्रीम के अंदर आ सके। तो ये अवसर की समानता के साथ साथ रिजर्वेशन का प्रोविजन क्यों, वो भी आर्टिकल 16 के अंदर स्पष्ट किया गया है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अवसर की समानता तो है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इंस्टीट्यूशन या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसका नेचर रिलीजियस है, तो उसमें उसके अंदर धर्म के आधार पर नियुक्तियां की जा सकती है। जैसे अगर आप देखो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर धर्म के आधार पर कुछ नियुक्तियां की जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां जा सकता है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिस पर केवल मुस्लिम ही जा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर रिलीजियस है तो वहां रिलीजियस बेस पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, ऐसा कानून भी
बनाया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 के अंदर ये कहा गया है कि लोक नियोजन या जो रिक्रूटमेंट होंगे गवर्नमेंट पोस्ट पर, उस पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। ये अनुच्छेद 16 जो समानता के अधिकार के तहत हम बता सकते हैं। फिर अगली बात हम बता सकते हैं आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी सर से अगली जुड़ा हुआ, क्लास। अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ जो प्रावधान है वो आर्टिकल 17 के अंदर है। अस्पृश्यता का मतलब क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। भारतीय समाज में एक लंबे समय तक ये कुरीति रही है, जातिगत आधार पर हमारे यहाँ पर कुछ कुछ जातियों को अगड़ी या श्रेष्ठ जातियां माना गया था, और कुछ जातियों को, ये लोगों की मानसिकता थी, है ना, किसी ने तय नहीं, कानून के द्वारा तय नहीं था, समाज के लोगों की मान्यता थी कि ये अगड़ी जातियां हैं, ये श्रेष्ठ जातियां हैं, ये पिछड़ी और निम्न जातियां हैं। तो अगड़ी जातियों के द्वारा पिछड़ी जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जिसको हम अनटचेबिलिटी के रूप में जानते हैं। ऐसी अगड़ी जातियां चाहे धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे राजनीतिक सहभागिता हो, चाहे सामाजिक सोशल फंक्शन हो, उसमें एक इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो पर्सनल इंटरेक्शन होता था, व्यक्तिगत व्यवहार, उसके अंदर भी इस प्रकार के भेदभाव भारतीय समाज में लंबे समय तक विद्यमान रहे हैं। तो इसी अस्पृश्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया। न केवल अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, बल्कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या कोई संस्था इस प्रकार का बिहेवियर करती है तो उसको भी प्रतिबंधित करने का काम आर्टिकल 17 के अंदर किया गया। आर्टिकल 17 में यह कहा गया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी से जुड़ी हुई कोई व्यवहार करता है, उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगता है कि उसने जातिगत आधार पर कोई भेदभाव किया है, तो वो एक क्राइम होगा, और उस क्राइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ने जो भी पनिशमेंट, जो भी दंड तय कर रखा है, उस दंड के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। तो ये एक अगली बात हम लोग बता सकते हैं आर्टिकल 17 की, कि इसमें अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए 1955 के अंदर हमारे यहाँ पर एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया था, जिसको 1976 में अमेंड किया गया, और इसका नाम बदलकर रख दिया जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम। और इस अधिनियम के अंदर ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी से जुड़े हुए क्या क्या अपराध हो सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि 1955 का जो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंदर अनटचेबिलिटी को लेकर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि क्या आपका कौन कौन सा व्यवहार, कौन कौन सा बिहेवियर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले बात बताई कि अगर कोई भी पब्लिक वर्शिप प्लेस है, सार्वजनिक पूजा स्थल है, उसमें जाति के आधार पर किसी को भी ना तो प्रवेश से रोका जा सकता है और ना ही जातिगत आधार पर किसी को पूजा करने से रोका जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो अपराध होगा। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे यहाँ साउथ के अंदर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर महिला संगठनों का क्या दावा था कि महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं मंदिरों में, लेकिन वो रिलीजियस एस्पेक्ट रहा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को इस सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बहुत लंबे समय तक मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये सब आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। तो अगर ऐसा सार्वजनिक पूजा स्थलों में अगर किसी को प्रवेश से रोका जाता है या उसको पूजा करने से रोका जाता है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा और उसको दंड दिया जाएगा। इसी तरह से किसी भी आधार पर अगर हम अनटचेबिलिटी को मतलब जस्टिफाई करते हैं, उसको न्यायोचित ठहराते हैं, अगर मैं मतलब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट अगर ये कहता है कि नहीं अनटचेबिलिटी इस आधार पर सही है, तो उसको भी क्राइम की कैटेगरी में माना गया है और उसको भी पनिशेबल बनाया गया है। तो ये दूसरी बात जो 1976 के अंदर जो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम को संशोधित किया, उसके अंदर क्राइम को बताया गया। इसी तरह जो भी पब्लिक प्लेस है, जैसे अभी हमने बात करी थी जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, सार्वजनिक भ्रमण की वस्तुएं हैं, सार्वजनिक मनोरंजन की वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उन पर किसी के भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता, एंट्री रोकी नहीं जा सकती, और ना ही जातिगत आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपको हम ये सामान बेचेंगे और आपको हम ये सामान नहीं बेचेंगे। वस्तुओं के विनिमय पर भी जातिगत आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको भी क्राइम की कैटेगरी के अंदर माना गया है।
इसी तरह से अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, उसमें बिलीव करता है, तो उसको भी क्राइम की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और एक आखिरी बात, अगर जातिगत आधार पर किसी व्यक्ति की बेइज्जती की जाती है तो उसको भी कास्ट अनटचेबिलिटी मानते हुए क्राइम माना गया है। आपको आपको पता होगा, अभी हम किसी व्यक्ति को जातिगत आधार का संबोधन नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गांधी जी ने एक वर्ड यूज किया था हरिजन, अभी हम लोग किसी को हरिजन नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था में हरिजन शब्द को एक नेगेटिव सेंस के अंदर यूज किया गया था, तो ये एक गाली मानी गई है। आप अगर किसी लोअर कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति को हरिजन कह दो तो वो उसका जातिगत अपमान है, और ऐसी स्थिति में वो आपको न्यायालय के अंदर घसीट सकता है। तो वो इसी जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत कि कास्ट के आधार पर किसी का आप मतलब सम्मान आपको करना है, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो वो क्राइम की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब, आर्टिकल 17 ने पूरी तरह से भारतीय समाज को समतामूलक बनाने के लिए, सभी के जीवन को गरिमामय बनाने के लिए अस्पृश्यता के अंत का प्रोविजन किया है। तो ये एक अगली बात समानता के अधिकार के तहत। और आखिरी बात जो समानता के अधिकार में कही गई है आर्टिकल 18 के अंदर, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियां यानी कि जो भी हम वितरित करते थे, जो भी सम्मान सूचक संबोधन शब्द रिगार्ड में किसी के यूज में लाए जाते थे, उन सारी उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के तहत। क्यों किया गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब उपाधियां वितरित की जाती थी, सपोज करो ये राजा है, तो ये राजा है, इसका मतलब हम उसको एक विशेष नजर से देख रहे हैं और बाकी लोगों को एक अलग नजर से देखा जा रहा है। तो उपाधियां जो है वो समाज के अंदर क्या करती है, समाज में एक प्रकार से वर्गों का निर्माण करती है। एक वर्ग जो विशेष योग्यता रख रहा है या विशेष सम्मान प्राप्त कर रहा है, जिनको उपाधियां प्राप्त हैं, और जिनके पास उपाधियां नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा सा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो एक नेगेटिव फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है। तो उपाधियां समाज के अंदर प्रिविलेज उत्पन्न करती है, विशेषाधिकारों को उत्पन्न करती है। इसी कारण से क्या होता है, समाज के अंदर इक्वलिटी नहीं रह पाती, लोगों के अंदर यूनिटी नहीं रह पाती है, जो फ्रेटर्निटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, वो फ्रेटर्निटी, वो भ्रातृत्व की भावना, वो सौहार्दता की भावना इन इन उपाधियों के कारण स्थापित नहीं हो पाता। इसीलिए सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहें, कोई किसी से आगे नहीं रहे, किसी को किसी से उच्च नहीं समझा जाए, किसी को किसी से श्रेष्ठ नहीं माना जाए, समाज में सब समान रहे। इसीलिए आर्टिकल 18 में यह कहा गया है कि राज्य जो है वो उपाधियों का अंत करता है। राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अवार्ड दे सकता है, पुरस्कार दे सकता है, लेकिन ऑनर, उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती। केवल दो फील्ड के अंदर उपाधियां दी जा सकती है, एक तो एजुकेशन और दूसरा आर्मी। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं ये परमवीर चक्र प्रदान मेजर जनरल है, या ये लेफ्टिनेंट है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये दो फील्ड ऐसे हैं जिनको प्रमोट करने के लिए, जिनमें लोगों को आगे लाने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए राज्य के द्वारा उपाधियां दी जा सकती है, एक आर्मी और एक विद्या यानी कि एजुकेशन। इसके अलावा किसी भी फील्ड में उपाधियों का वितरण प्रोहिबिटेड रखा गया है, प्रतिबंधित रखा गया है। यहां तक कि एक और प्रावधान इस आर्टिकल 18 के अंदर किया गया है कि अगर कोई नागरिक विदेशी उपाधि, किसी इंडियन को विदेश में कोई उपाधि प्राप्त हो रही है, तो उसको वो विदेश में उपाधि भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि वो रहेगा तो फाइनली इंडियन सोसाइटी के अंदर ही। इसीलिए सोसाइटी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आए, इसीलिए उनको विदेशों से द्वारा दी जाने वाली उपाधि पर भी प्रतिबंधित किया गया है। फिर नेक्स्ट अगली बात, इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी किसी महत्वपूर्ण लाभ के पद पर काम कर रहा है, ध्यान से समझना इसको, इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर किसी लाभ के पद पर या सम्मानित पद पर काम कर रहा है, और अगर फॉरेन में उसको कोई ऑनर मिल रहा है, कोई उपाधि मिल रही है, तो उसको लेने के लिए उसको भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। तो ये भी एक प्रोविजन यहां पर किया गया है। और इसी तरह से कोई भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक अगर विदेश में किसी कोई उपाधि उसको वहां पर कार्य करते हुए दी जा रही है, तब भी उसको उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति से स्वीकृति
लेनी होगी। तो ये उपाधियों के बारे में कुछ प्रावधान, नकारात्मक और सकारात्मक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए हैं। इन उपाधियों और पुरस्कारों को लेकर एक विवाद न्यायपालिका में भी गया। तो 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि हमारे यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे जो सम्मान हैं, ये जो अलंकरण हैं, ये अलंकरण उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार हैं। लेकिन जिनको भी ये दिया जा रहा है वो अपने नाम के आगे शो करने के लिए इनको यूज नहीं करेंगे ताकि समाज में समानता बनी रहे। तो इसलिए वो उपाधियां, वो पुरस्कार तो बराबर दिए जाएंगे, उनको उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाए, वो प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो लेकिन बाकी जो बातें हैं जो समाज के अंदर विषमताएं उत्पन्न करते हैं, ऐसी उपाधियों को, जैसे राजा, राय बहादुर, महाराणा, ऐसी उपाधियों को अब राज्य के द्वारा पूरी तरह से वर्जित किया गया है। तो ये अस्पृश्यता, उपाधियों के अंत के माध्यम से भी भारतीय समाज को समतामूलक, इक्वलिटी यहाँ पर स्टेब्लिश करने का प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। तो ये हम बता सकते हैं हमारा पहला जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का उल्लेख।